Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. My name is Manisha Singh and today we are discussing about the NCERT series. NCERT में हम क्लास 12th की हिस्ट्री बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम सेकेंड यूनिट पे हमारा डिस्कशन जो है बेसिकली वो चल रहा था। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हर एक चैप्टर में जो आप अभी तक 10th क्लास तक जो आप बुक्स पढ़ते आए हैं, 11 12th की जो बुक्स है उसमें थोड़ा सा फर्क है, उनके लिखने के स्टाइल में ही फर्क है। आप 10th क्लास की बुक देखेंगे ना, उसमें ज्यादातर फैक्ट्स मेंशन है, कॉन्सेप्ट चीजें दी गई हैं, खास करके मैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं। लेकिन 11th एंड 12th की जो बुक है वो इस तरीके से लिखी गई हैं कि वो जो कंक्लूजन दिए गए हैं हिस्ट्री में, ये बताया जाता है कि अच्छा इस राजा ने ऐसा किया था, इस राजा के बारे में ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पे सोर्सेज भी दिए हुए हैं। हिस्ट्री में कोई भी जानकारी हमें मिलती है तो वो किसी ना किसी सोर्स पर डिपेंड होती है। वो कौन से सोर्स है, उन सोर्स का क्या मीनिंग है, कहाँ पर उनको डिस्कवर किया गया था, किसने वो लैंग्वेज डेसिफर करी थी, इन सब चीजों के बारे में भी क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है। जिस वजह से नंबर ऑफ चैप्टर्स बेशक कम हो, लेकिन जो डिटेल है वो उतनी ही है। मतलब डिटेल के मामले में कहीं ज्यादा अच्छी हिस्ट्री बुक्स मैं इनको मानती हूँ एज कम्पेयर टू द प्रीवियस बुक्स। हालांकि वो लेवल के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से डेफिनेटली वेरी करती हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नाम आपको ध्यान होगा, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। कब से कब तक की बात है? 600 से लेकर के 600 बीसी से लेकर के 600 सी तक का डिस्कशन ये हम इसमें करते हैं। तो ये जहाँ पे जैसे ये ब्लू लाइन के अंदर ये दिया हुआ है ना, ब्लू हेडिंग जो दी हुई है, ये पार्ट है इसके। ओके, पार्ट मतलब चैप्टर में जैसे 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, सेक्शंस बने हुए हैं और ये सेक्शन अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, तो अगर हम सेक्शन के हिसाब से चले ना, तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा फॉलो करना और एक प्रॉपर ब्रेक भी हमें मिलता जाएगा। हम चाह करके भी इस पूरे चैप्टर को ना एक ब्रेक में नहीं कंप्लीट कर सकते, क्लास में नहीं कंप्लीट कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। अदरवाइज हम फिर प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हिस्ट्री को। तो हम बेसिकली 4 सेक्शन जो है अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और हम थे 5th सेक्शन के ऊपर, यानी 5th सेक्शन आज से हमें स्टार्ट करना है। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था गुप्त एम्पायर के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, और फाइनली हमने गुजरात की सुदर्शन लेक के बारे में भी जिक्र किया था। सुदर्शन लेक जो है इसको किसने वो करवाया था? हमें रुद्रदमन, जो एक शाका रूलर हैं, रुद्रदमन, उनका रेफरेंस मिलता है हमें। बेसिकली रेफरेंस मिलता है समुद्रगुप्त का भी। और हमें किसका रेफरेंस मिलता है यहाँ पर? हमें बाद में आगे चल करके यहाँ पर हमें जो दिल्ली डायनेस्टी आएगी, सॉरी दिल्ली सल्तनत है, उसके बाद मुगल डायनेस्टी आएगी, तो वहां पर भी हमें इनका रेफरेंस मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एक हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे काम कर रही है। अब हम 5th इस पे बात करेंगे, ए चेंजिंग कंट्री साइड। नाउ व्हाट इज कंट्री साइड? कंट्री साइड मीन्स जो मेन सिटी होती है उसके अलावा, यानी विलेज। एक तो होता है मेन, यानी कि मेन पॉलिटिशियंस, किंग, उनके अराउंड वो लोग क्या कर रहे थे। और चेंजिंग कंट्री साइड का मतलब है कि लोग क्या कर रहे थे, बेसिकली लोगों में क्या परसेप्शन था, वो अपने लोगों, अपने राजा के बारे में क्या सोचते थे। हालांकि हमें पता है कि किस प्रकार का व्यू उनका रहा होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। परसेप्शन क्या होता है? भी लोग क्या सोचते हैं अपने राजा के बारे में, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग। सो व्हाट डिड सब्जेक्ट थिंक अबाउट देयर रूलर्स? अच्छा, यहाँ पे जब आप हिस्ट्री में बात कर रहे हो, एक तो हिस्ट्री में और एक पॉलिटिकल साइंस में, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट्स किनको बोला जाता है, राइट? जैसे सिटीजन्स हैं, जैसे पब्लिक है, तो वैसे ही सब्जेक्ट्स हैं। तो रूलर जहां पर मान लीजिए किंगशिप है, राजा है, तो जो प्रजा होगी, प्रजा को सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन जैसे डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे कोई रूलर राजा तो नहीं है, इसलिए इनको सिटीजन्स बोला जाता है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा वाटर टाइट कंपार्टमेंट तो नहीं है, बट ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो प्रजा अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी? ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शन डू नॉट प्रोवाइड ऑल द आंसर्स। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। हमें नहीं पता। और सबसे पहली बात तो एक सोचने वाली बात है। मान लीजिए कहीं पर एक बहुत ताकतवर राजा जो है वो रूल कर रहा है, उसने बड़े बड़े इंस्क्रिप्शंस अपने नाम पे बनाए कि मैंने यहाँ युद्ध लड़ा, मैंने वहां युद्ध लड़ा। आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर अगर कोई राजा के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा, पर राजा के एक्सट्रीम खिलाफ जाकर के कोई लिखने की कोशिश करेगा, तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट पॉसिबल?
नॉट पॉसिबल। आज भी आप मतलब इस चीज को लेकर के आप इस चीज को समझ सकते हो आई गेस, है ना, कि आप एक्सट्रीम व्यू पॉइंट अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी बाय एग्जामिनिंग स्टोरीज कंटेन्ड इन एंथोलॉजीज सच एज द जातक स्टोरी एंड पंचतंत्र। तो लोगों में जो किंवदंतियां होती हैं, जो कहानियां प्रचलित होती हैं, उन कहानियों से हमें समझ में आता है कि कोई राजा कितना पॉपुलर था, जनता क्या सोचती थी उनके बारे में। हिस्टोरियंस ने उन स्टोरीज के बारे में जानना शुरू किया, पॉपुलर स्टोरीज के बारे में। Many of these stories probably originated as a popular oral tales that were later committed to writing। मतलब क्या होता था, अच्छा इंडिया में ना आप ये चीज ध्यान रखना, इंडिया में राइटिंग को लेकर के उतना है नहीं, फोकस नहीं था। हमारे यहाँ ओरल ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, यानी जैसे श्रुति लिटरेचर या स्मृति लिटरेचर की अगर आप बात करते हो ना, तो लोगों को याद रहता है, वो सुनने वाला ज्यादा सिस्टम है हमारे यहाँ। राइटिंग बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुई है। तो ओरल टेल्स थी, जातक कहानियां, या आपने पंचतंत्र की कहानियां सुनी होंगी। आई मीन इंडिया में आप पंचतंत्र की कहानियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आपने जरूर सुनी होंगी। हितोपदेश के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दीज ये जो स्टोरीज होती है, मैनी ऑफ दीज स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज अ पॉपुलर ओरल tales that were later committed to writing. The Jatak were written in Pali around the middle of first millennium CE। जातक कथाएं, आपको ये रेफरेंस एक बार और देखने को मिलेगा जातक कथाओं का। कहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध को जो बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ थी, लॉर्ड बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ थी, वो अलग अलग जातक कथाओं में उनका विवरण हमें मिलता है, और हमें हर एक जातक कथा से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये जो है जातक कथाएं, ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। आई टोल्ड यू पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज। मैंने संस्कृत जो है वो पढ़े लिखों की भाषा होती थी, ब्राह्मणों की या विद्वानों की भाषा होती थी, या जिसको कहते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। बट जो आम बोलचाल में भाषाएं प्रचलित थी वो थी प्राकृत एंड पाली। तो फर्स्ट मिलेनियम सीई के अराउंड जो है ये जातक कथाएं लिखी गई हैं पाली के में। जैसे इसमें से क्या है, एक बहुत फेमस है जिसको कहा जाता है गंडतिंदु जातक, जो कि किसके बारे में बात करती है, ये बताती है डिस्क्राइब द प्लाइट यानी कंडीशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेड किंग। एक विकेड किंग, एक आप विकेड मतलब हेल्दी नहीं या मानसिक रूप से विकृत जो है उस राजा के बारे में बात करती है। इसमें सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं प्रजा में, एल्डरली वुमेन, मैन, कल्टिवेटर्स, हर्डर्स, विलेज बॉयज एंड इवन एनिमल्स। तो वो कहते हैं कि एक बार राजा है ना अपने एक रूप बदल करके बेसिकली ढूंढने जाता है अपने सब्जेक्ट्स में कि वो लोग क्या सोचते हैं। इवन जब राजा प्रजा के बीच में जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि हर एक इंसान, उसकी प्रजा में हर एक इंसान जो है अपनी गलतियों का या अपने साथ जो कुछ बुरा हो रहा है उसका दोष राजा पे डाल रहे हैं। So each one of them cursed him for their miseries, complaining that they were attacked by robbers at night and by tax collectors during the day. To escape from this situation, people abandoned their village and went to live in the forest. उन्होंने क्या कहा कि बिकॉज ऑफ मतलब हमारे पास राजा ऐसा है कि लुटेरे आकर के हम पर अटैक करते हैं, हमारा सब कुछ लूट लिया उन लोगों ने, और राजा हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और धीरे धीरे हमें जो है अपने गांव अपने घर छोड़ करके हमें जंगलों में जा करके रहना पड़ रहा है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि राजा जो है वो अपनी प्रजा के प्रति काफी जिम्मेदार होना चाहिए, खास करके उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करना राजा की जिम्मेदारी होती है। इस पूरी कहानी में हमें क्या समझ में आता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन, कुड ऑफन बी strained. Kings frequently tried to fill their coffer by demanding high taxes and peasants particularly found such demands oppressive। देखो आप है ना हिस्ट्री पढ़ो, आप अभी तो आपने स्टार्ट किया होगा आई एम श्योर हिस्ट्री पढ़ना, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा और नॉलेज हिस्ट्री में गेन करोगे, आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। जैसे किंग है तो वो अपनी कैपिटल सिटी के अंदर बैठे हुए हैं, किंग के जो ऑफिशियल्स हैं वो और सिटीज के अंदर हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में जो पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रहती है, विलेजेस में रहती है। लेकिन आप एक ट्रेंड नोटिस करोगे, एंशियंट टाइम से लेकर के मिडिवल टाइम, फिर जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आ गए तब तक क्या है ना, रूरल पॉपुलेशन का और राजा का जो था ना रिलेशन था, वो महज टैक्स तक सीमित था। ज्यादातर रूरल जो है वो एक काइंड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करते थे, और उनकी खुद की जिम्मेदारी थी अपने आप को प्रोटेक्ट करना।
तो फिर ये क्वेश्चन बार बार आता था भी, जब तुम हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे तो फिर हम तुमको टैक्स किस चीज का दे रहे हैं, हम किस बात के पैसे तुमको दे रहे हैं जब तुम हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे। लेकिन आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट की आप बात करोगे ना कहीं पर भी, तो राजा का क्या था कि टैक्स आता रहे, किसी भी टाइम पे देख लेना। ये मैं बहुत नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, ज्यादातर यही था कि वन वे काइंड ऑफ रिलेशन था, और वो उनको अलाउ करते थे, उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किंग का नहीं था। इसीलिए ये दिखाते हैं कि राजा जो है वो क्या करते थे, अपने कॉफर्स, अपने खजाने भरते रहते थे हाई टैक्सेस डिमांड करके, और इसी वजह से जो किसान होते थे, जो पीजेंट्स होते थे, वो काफी बुरा फील करते थे, उनको लगता था कि उनके साथ काफी शोषण हो रहा है। स्केपिंग इनटू द फॉरेस्ट रिमेन्ड एन ऑप्शन एज रिफ्लेक्टेड इन द जातक स्टोरी। तो फिर ये होता था कि चलो अब हमें कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर क्या करे, जंगल में भाग जाओ भाई, जंगल में छिप जाओ, क्योंकि लुटेरे तो आकर के आज तुम्हारा सामान लूट रहे, कल को तुम्हें मार भी सकते हैं। बेटर क्या है, अपने जंगल में चले जाओ। Meanwhile, other strategies aimed at increasing production to meet growing demands for taxes also came to be adopted. अब ये था कि राजा जो है वो अब अपने मतलब अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, या उसकी जो बढ़ती हुई ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, उसको बनाए रखने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ज्यादा टैक्स की डिमांड की जाती थी। अब वो ज्यादा टैक्स की जो डिमांड है वो कैसे पूरी की जाए, तो ये था कि चलो लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। भाई आप क्या कर रहे हो, लोग जो ग्रो कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उसका आप एक छठवां हिस्सा जो आप लेके जा रहे हो, राइट। अब प्रोडक्शन ही कम है, 1/6 शेयर तो आपका ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो फिर क्या करा जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ऐसी स्ट्रेटेजीज भी टाइम टू टाइम अडॉप्ट करी गई हैं। अच्छा, कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं, तो एक तो है कि आप प्लो एग्रीकल्चर जो है वो करना स्टार्ट कर दो। प्लो एग्रीकल्चर, हल चलाना स्टार्ट कर दो। एग्रीकल्चरल जो काइंड ऑफ रेवोल्यूशन हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ देयर इज वन वेरी फेमस बुक नेम्ड एज सेपियंस, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। इस बुक के अंदर ना 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन के बारे में बात करी गई है कि ह्यूमन एवोल्यूशन में 3 इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है, जिसमें से एक मानी गई है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। और एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो है आप देखेंगे कोई और स्पीशीज में है ही नहीं, होमोसेपियंस जो है, इसके अलावा और कहीं आपको एग्रीकल्चर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम अपने खाने को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में फिर आपके डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री भी मतलब अलाइड सेक्टर ही माना जाता है, मेनली क्रॉप से रिलेटेड भी है। तो क्रॉप यानी कि प्लांट्स को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हो, उसको अपने हिसाब से आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन में। ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आज जो इस पूरे फूड वेब में टॉप पर बैठा है, फूड हायरार्की के अंदर, इसका एक मेन रीजन जो है वो एग्रीकल्चर है। तो टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर में चेंजेस होते रहे। जैसे पहले क्या था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। स्लैश एंड बर्न में क्या है भाई, जंगल में गए, उसको पेड़ों को काटा, उनको जला दिया, वहां पर खेती करी, 3-4 साल अच्छी खेती हुई, फिर वहां से आप चेंज करके दूसरी जगह चले गए। इसको शिफ्टिंग कल्चर भी बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये कहा गया कि आप जो है वो प्लो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो जाए, यानी कि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज के टाइम के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी लगेगी आपको, बट प्लो टेक्नोलॉजी, हल चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक तो आयरन से बने हुए हल है, अब वो जैसे हल चलाए जा रहे हैं तो काफी डेप्थ में अब वो फ्लो कर पा रहे हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। सो विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली सच एज दोज ऑफ गंगा एंड कावेरी फ्रॉम 6th century BCE. The iron tipped plowshare was used to turn the alluvial soil in area which had high rainfall. यहाँ पर क्या किया जा रहा था, आपको हल का पता होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो आयरन टिप्ड यानी लोहे का बना हुआ होता है, इसमें एलुवियल सोइल, नाउ वेयर यू कैन फाइंड एलुवियल सोइल, प्लीज ध्यान रखना, ज्यादातर जो रिवर के आसपास की जो सोइल होती है, रिवर के आसपास की एलुवियल सोइल होती है, सबसे फर्टाइल भी मानी जाती है। तो हाई रेनफॉल वाले एरिया के अंदर आयरन टिप्ड प्लोशेयर का यूज किया गया। मोरोवर इन सब पार्ट ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वाज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड। इस वजह से क्या हुआ, गंगा वैली में, गंगा वैली वाला रीजन ये जो आपका यूपी बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे प्रोडक्शन, पैडी का प्रोडक्शन यानी राइस कल्टीवेशन सडनली इंक्रीज होता है। ऑल्दो दिस मेंट बैक ब्रेकिंग वर्क फॉर द प्रोड्यूसर। हालांकि जब प्रोडक्शन बढ़ता है, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली जो फार्मर है उसके लिए काफी प्रॉब्लम भी हुई होगी। अब ये
राइस कल्टीवेशन बढ़ा कैसे? ये बढ़ा ट्रांसप्लांटेशन की टेक्निक से। आई होप आपने धान लगाने की जो तकनीक है उसको नोटिस करा होगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले धान की जो पौध है वो तैयार की जाती है, सैपलिंग्स तैयार की जाती हैं, एंड देन आप एक सैपलिंग लेते हो, उसको जो है वो जाके जो आपका धान का खेत होता है उसके अंदर बोते हैं। सो ट्रांसप्लांटेशन इज यूज्ड फॉर पेडी कल्टीवेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्लेंटीफुल, जहाँ पे पानी है वहां पे यूज किया जाता है। तो पहले क्या होता है, सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, फिर सैपलिंग्स उगती हैं, उसके बाद में वाटरलॉग्ड फील्ड के अंदर उनको ट्रांसप्लांट किया जाता है। आई होप आपको धान लगाने की जो प्रोसेस है वो पता होगी। सो दिस इंश्योर है हायर रेशियो ऑफ सर्वाइवल ऑफ सैपलिंग्स एंड हायर यील्ड। क्या होता है, पहले पौध तैयार कर ली, फिर यहाँ से पौध ले जा करके फील्ड के अंदर जहां पहले से पानी भरा हुआ है उस फील्ड के अंदर आपने वो पौधे लगा दिए। अब क्या होता है, इससे इससे राइस के जो या पैडी के जो पौधे हैं उनका सर्वाइवल रेट अब बढ़ गया है, यानी ज्यादा पौधे अब सर्वाइव करेंगे। तो ये फायदा हुआ। आपसे अगर कोई पूछ ले कि क्या टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी गई, तो आप ये बता सकते हो कि पहला क्या था, क्या टेक्नोलॉजी थी, आयरन टिप्ड प्लोशेयर को इंट्रोड्यूस करा गया। ठीक है, इसका प्लेंटीफुल यूज करा गया। सेकंड क्या आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसप्लांटेशन की जो टेक्निक है ट्रांसप्लांटेशन की वो यूज करी गई। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ता है। देन ये जो आयरन प्लोशेयर है, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ती तो है, लेकिन ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में, मतलब ऑल ओवर इंडिया एंड बाकी जगह पे ये नहीं इतना ज्यादा फेमस हो पाता है, इसका यूज जो काफी रिस्ट्रिक्टेड था। कल्टीवेटर इन एरियाज विच वर सेम कल्टीवेटर ये ना, हाँ, cultivators in areas which were semi-arid such as parts of Punjab and Rajasthan did not adopt to it until the 20th century. Those living in hilly tract in the northeastern central part of subcontinent practiced hoe culture which was much better suited to the terrain. अब ये मैंने आपको बताया कि ज्यादातर जो एलुवियल सॉइल जहां पर थी, यानी कि जहां पे रिवर्स थी, वहां पे ये चीज ज्यादा अच्छे से यूज हुई। दूसरा क्या है, हम बात कर रहे हैं मगध के सेंस में, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट डे बिहार वाला रीजन है उसके सेंस में। बिहार अभी तो झारखंड अलग हो गया, बट अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ बिहार। तो झारखंड वाले रीजन में क्या है ना, आयरन माइंस बहुत ज्यादा है, आयरन मतलब लोहे की खानें बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोहा आसानी से मिल जाता है। कंपैरेटिवली आप मतलब यहाँ पे आयरन प्लो का यूज करना ज्यादा इजी है, ज्यादा कंफर्टेबल है। बट जैसे ही आप आते हो वेस्ट वाले साइड में, राजस्थान वाले साइड में, और भी काफी सारे सेमी एरिड रीजन है, वहां पर ये चीज 20th सेंचुरी तक नहीं अडॉप्ट करी गई है। आई मीन कम ऑन, लुक एट द 20th सेंचुरी। आप 1900 के आसपास की बात कर रहे हो, कितना टाइम लगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ इसलिए आप नोटिस करोगे राजस्थान का जो कल्चर है, डेजर्ट वाली कंडीशंस है, ये बहुत डिफरेंटली, यहाँ पे लोग भी डिफरेंटली अडॉप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को, और यहाँ की एग्रीकल्चर भी थोड़ी डिफरेंट तरीके से है। अब जो नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग, और सेंट्रल पार्ट में यानी जो एमपी वाला और महाराष्ट्र वाला रीजन है, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, वहां पे और नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोग वो क्या करते थे, वो कल्चर यूज करते थे। खुरपी जो होती है उससे, मतलब मैनुअल वर्क ज्यादा था, अभी भी टेक्नोलॉजी उतनी इंट्रोड्यूस नहीं हो पाई थी। वो क्यों? क्योंकि वहां का जो टेरेन है वो उसके लिए ज्यादा सुटेबल है। अब देखो, एक तरीका ये होता है कि जो जमीन है वो किस प्रकार की है। जैसे ये मान लीजिए आप सरफेस मान लीजिए सॉइल का। अब सरफेस के जो नीचे ना रॉक्स होती हैं, अलग अलग रॉक्स होती है। अब वो रॉक्स सॉफ्ट रॉक है या हार्ड रॉक है, इस पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि एग्रीकल्चर किस टाइप की होगी। अगर हार्ड रॉक है तो इस वजह से क्या होगा कि आप प्लो का यूज बहुत डेप्थ में नहीं कर पाओगे, तो आपको मैनुअल उस पर डिपेंड रहना पड़ेगा, मैनुअल प्लोइंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा, वो कल्चर ज्यादा फेमस होगी। तो जिन एरियाज की हम बात करें, वेदर इट इज नॉर्थ ईस्ट, वेदर इट इज सेंट्रल इंडिया, वेदर इट इज राजस्थान, तो यहाँ पर क्या है, जैसे राजस्थान का तो अलग केस है चलो, बट बाकी में क्या है, थोड़ा सा हिली टेरेन है, थोड़ा हार्ड रॉक वाला रीजन है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे हो कल्चर उतनी ज्यादा फेमस हुई, लेकिन प्लो कल्चर उतनी नहीं हो पाई। इसके अलावा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई गई, वो थी इरिगेशन टेक्निक। इरिगेशन टेक्निक को बढ़ावा दिया गया, कैसे? वेल्स और टैंक्स के थ्रू, एंड लेस कॉमनली कैनाल्स। कैनाल्स भी बनाए गए बट उतनी नहीं, लेकिन कुएं और जो टैंक है वो काफी बनाए गए। कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क। द लेटर यूजुअली पावरफुल मैन इंक्लूडिंग किंग्स ऑफन रिकॉर्डेड सच एक्टिविटीज इन इंस्क्रिप्शन।
तो पावरफुल लोगों ने भी, कम्युनिटीज के लेवल पर भी और कई बार इंडिविजुअल ने भी क्या कर दिया, भी समाज का भला हो रहा है खुद के लिए भी, उन्होंने क्या किए, कुएं और जोहड़ और आपको अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं पानी के लिए, इरिगेशन के लिए। जैसे हम बार बार हमने सुदर्शन लेक का हमने जिक्र किया, तो सुदर्शन लेक का जिक्र क्यों आता है, वो लेक को रिकंस्ट्रक्ट क्यों किया गया, कहीं ना कहीं उसमें इरिगेशन का भी पर्सपेक्टिव रहा है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि एंशंट इंडिया में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए क्या एफर्ट करेंगे, तो अब आप बता सकते हो। पहला, टूल्स में बदलाव लाया गया। टूल्स क्या किए गए, आयरन टिप्ड प्लोशेयर यूज करे गए, ठीक है, ये आप बता सकते हो। दूसरा आप बता सकते हो कि हमने क्या किया, हमने न्यू टेक्निक अडॉप्ट करी। न्यू टेक्निक, एक तो टूल्स हो गए, एक टेक्निक में हमने चेंज किया, जैसे हमने ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, ये एक नई टेक्निक हमने अडॉप्ट करी। और तीसरा आप क्या बता सकते हो कि हमने नई टेक्निक्स में इरिगेशन पे भी हमने काफी फोकस किया। इरिगेशन में भी हमने जैसे नए टैंक्स और वेल्स इनको कंस्ट्रक्ट करवाया, और हमें ऐसे हिस्ट्री में काफी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। सो आई होप इससे, इस तरीके से आप खुद के ना शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जब भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ऑलवेज हैव द पेंसिल इन योर हैंड एंड जस्ट राइट इट डाउन। नोटबुक अपनी ही है, बुक अपनी ही है, जस्ट उसको लिखने में इतना डरा मत करो। यूज योर ऑन, मतलब नोटबुक, या यूज योर ऑन बुक टू राइट डाउन दी नोट्स। यहां तक हमें समझ में आया। देन अब हम बात करेंगे, रूरल सोसाइटी क्या एक जैसी थी फिर हर जगह, क्या गांवों की जिंदगी एक जैसी थी? नॉट पॉसिबली भाई, डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप सिमिलैरिटी तो हर जगह नहीं ढूंढ सकते। तो अब रूरल सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस थे वो देखते हैं। सिमिलैरिटी एज वेल एज इक्वालिटी, मतलब रूरल सोसाइटी में सब इगैलिटेरियन है, सब इक्वल है, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। और हर जगह रूरल सोसाइटी एक सी है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, तो व्हाइल दिस टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, द बेनिफिट्स वर वेरी अनइवन। हम एक तरफ तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, बट वो इकोनॉमिक प्रोडक्शन का रिजल्ट क्या इवन है, क्या उसका फायदा सबको हो रहा है? नहीं, अनइवन रहा है। What is evident is that there was a growing differentiation among its people engaged in agriculture. Stories, especially within the Buddhist tradition, refer to landless agricultural laborer, small peasants, as well as large landholders. मतलब हमें एक चीज का बार बार रेफरेंस मिलता है कि जो फार्मर्स थे, उन फार्मर्स में भी कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, जो मतलब बड़े लैंड ओनर्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो दूसरों की जमीन पे काम करते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, राइट। ऐसे रेफरेंस हमें मिलते हैं। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बुद्ध से जुड़ी हुई ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें हमें इनके रेफरेंस मिलते हैं। जैसे द टर्म गहपति, Gahapati was often used in Pali text to designate the second and third category. Second and third category मतलब small peasants as well as the large land holders. Gahapati use किया जाता था. The large land holders as well as the village headmen whose position was often hereditary emerged as powerful figure and often exercised control over other cultivators. तो जो सबसे बड़ा मान लीजिए जमींदार होगा, या सबसे बड़ा जिसके पास जमीन होगी, अब वो क्या कहलाएगा भाई, वो काफी पावरफुल है। प्रॉपर्टी समहाउ डिपिक्ट द पावर एज वेल, ओके। ये है इकोनॉमिक स्टेटस में, आप मान लीजिए दैट owning a property is equal to owning some power, holding some power। तो आपकी गांव में सबसे ज्यादा जमीन है, आपके प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में अगर आते हो, तो डेफिनेटली आपकी पावर भी अकॉर्डिंगली रहेगी। इसीलिए विलेज में काफी पावरफुल फिगर थे, और ये पोजीशन क्या थी, हेरिडिटरी है, अभी डेफिनेटली हेरिडिटरी होगी। इवन कई बार ये डिबेट चलती रहती है कि ये तो जी बिहार वाले रीजन में ज्यादा फेमस रहा होगा, यूपी बिहार में। आप मगध की हिस्ट्री को पूरे भारत की हिस्ट्री नहीं बता सकते, ठीक है, लेकिन भाई तमिल लिटरेचर भी ये चीज मेंशन करती है। इवन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अर्ली तमिल लिटरेचर द संगम टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस। लार्ज लैंड ओनर जिनको वेललर बोला जाता है, प्लोमैन जिनको उजावर बोला जाता है, स्लेव्स अडीमई। अच्छा भाई, तमिल में हो सकता है इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो, तो मैं अपने प्रोनाउंसिएशन के लिए पहले से ही माफी मांगती हूँ, बट इनकी आप नाम याद रखिएगा, ठीक है। लार्ज लैंड ओनर्स को, प्लोमैन को और स्लेव्स को क्या बोला जाता है। सो इट इज लाइकली दैट दीज डिफरेंसेस वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। इन सच अ सिचुएशन क्वेश्चंस ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट बिकम क्रूशियल एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टेक्स्ट। अब सीधी सी बात है कि जमीन, मतलब रूरल एरिया में
हर कोई तो बराबर नहीं था, हर कोई तो बराबर ही मतलब भाई बराबर रिच या बराबर पुअर हो, ऐसा तो नहीं था। देयर वर पीपल हु आर वेरी रिच एंड देयर आर पीपल हु आर वेरी पुअर। तो ये डिफरेंस कहाँ का एग्जिस्ट करता था? ये डिफरेंस आपके नॉर्थ इंडिया से लेकर के साउथ इंडिया तक हर जगह आपको इवन मतलब उस टाइम पे आपको ये रेफरेंसेस का मिलेगा। सो देयर वाज सम काइंड ऑफ differences in the rural society. Next comes the importance of boundaries. अब बाउंड्रीज का रेफरेंस कहाँ से आया? ये अलग अलग टेक्स्ट हमें मिलते हैं। हिस्टोरिकली हमारे पास एक टेक्स्ट आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है और ये माना जाता है कि 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर के 2nd सेंचुरी सीई तक ये लिखा गया होगा। एग्जैक्ट टाइम पीरियड बताना मुश्किल है। इवन यहाँ तक भी डिबेट होती है कि मनु जो है वो एक हिस्टोरिकल फिगर है या नहीं। हो सकता है ऐसे सोच करके, मतलब जैसे कई बार हमारे काफी सारे ऐसे बुक्स हैं, स्टोरीज हैं जिनको लेकर के डिबेट चलती रहती है कि शायद ऐसा रियल में ना हुआ हो। ठीक है, तो ऐसा ही मनुस्मृति को लेकर के, बट मनुस्मृति प्रेजेंट डे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट में ये माना जाता है। हमारी लाइफ जिस तरीके से हम जीते हैं, चाहे फिर वो जैसे वर्णाश्रम सिस्टम है, आपने ब्राह्मण क्षत्रिय और अपने वैश्य और शूद्र के बारे में पढ़ा होगा, आपने पुरुषार्थ के बारे में पढ़ा होगा कि इंसान के 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो ये सारी चीजें ना मनुस्मृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, मतलब हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मनुस्मृति से इंस्पायर्ड है। लेकिन मनुस्मृति जो है वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, बिकॉज मनुस्मृति का जो एक टोन है, जो उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स द दलित, टुवर्ड्स द लोअर कास्ट एंड टुवर्ड्स द वुमेन, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। इसलिए बार बार अगर आप पॉलिटिकल न्यूज वगैरह फॉलो करते हो तो मनुस्मृति का रेफरेंस बार बार आपको देखने को मिलेगा। अब मनुस्मृति के अंदर है ना, ये एक काइंड ऑफ लॉ बुक की तरह मानी जाती है, मतलब कानून की किताब के तौर पे मनुस्मृति को देखा जाता है। तो इसमें ना राजा के लिए कुछ ऑर्डर दिए गए हैं मनुस्मृति में। ऑर्डर तो नहीं, एडवाइस दी गई है कि सीइंग दैट इन द वर्ल्ड कंट्रोवर्सीज कॉन्स्टेंटली अराइज ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ बाउंड्रीज, ही शुड हैव कंसील्ड बाउंड्री मार्कर बuried stones, bones, cows hair, chaffs, ashes, pot shreds, dried cow dungs, bricks, coal, pebbles and sands. He should also have other similar substances that would not decay in the soil, buried as hidden markers at the intersection of boundaries. आपने कहीं पे बाउंड्रीज का देखा है? अगर जैसे हरियाणा में तो नहीं है, राजस्थान में आपको ये कई जगह देखने को मिल जाएगा, हो सकता है आपके एरिया में भी हो। तो जैसे मान लीजिए ये आपके खेत की बाउंड्री है और ये पड़ोसी के खेत की बाउंड्री है, तो जो बाउंड्री होगी ना, कई बार ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं होती। जैसे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में प्रॉपरली आपको डिमार्केशन मिलेगा, बट ये प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं होती। तो क्या उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे कोई स्टोन लगा दिया, स्टोन से पहचान होगी। यहाँ पे कोई बहुत पुराना पेड़ है, पेड़ से पहचान होगी। यहाँ पे कुछ और है, ठीक है, कुछ भी और चीज है, तो वो बाउंड्री की पहचान बन गई। आपने कोई ऐसे एग्जैक्टली वॉल नहीं बना रखी बाउंड्री के लिए, बट आपने कुछ ना कुछ डिमार्केशन कर रखा है, कुछ ना कुछ पहचान के लिए वहां पे रख रखा है। तो मनुस्मृति में कहा गया है कि बाउंड्री से बहुत ज्यादा झगड़े हो सकते हैं। जो सरहद है, जो आपकी सीमा है, उस पर बहुत ज्यादा झगड़े हो सकते हैं। तो आप क्या करें, अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनको आप मार्क करें। कैसे मार्क करेंगे? तो आप जमीन के अंदर कुछ जैसे स्टोन्स, बोन्स, कुछ भी ऐसी चीज जो मिट्टी में ना मिल जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने वहां पे कुछ ऐसी चीज दबा दी जो 10 साल बाद में आपने देखा वो गायब हो चुकी है, वो मिट्टी का हिस्सा बन चुकी है। ऐसी चीज नहीं, आप कुछ ऐसी चीज एक मार्कर के तौर पे रखिए जो आप 10, 15, 20, 25, 100 साल बाद भी देखेंगे तो वहां पर आपको रेफरेंस के तौर पे मिलेंगे। तो बाउंड्रीज को इंडिकेट करना, मार्क करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली ये बाउंड्री मार्कर्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। अब मैं आपको ना इससे रिलेटेड एक बहुत फनी फनी तो नहीं बोलूंगी मैं, मतलब गलत होगा फनी बोलना तो, बट मैं इससे रिलेटेड सिमिलर इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ। नेपाल एंड इंडिया के बीच में, अब है ना, आप पढ़ना इस लेक्चर के बाद में, नेपाल और इंडिया के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट है कुछ एरियाज को लेकर के। तो एक रिवर है काली रिवर, ठीक है। काली रिवर जो है बेसिकली नेपाल से इंडिया में फ्लो करती है। अब क्या था, ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है मतलब ब्रिटिशर्स जब इंडिया पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने नेपाल के साथ ट्रीटी करी। जब ट्रीटी करी तो उन्होंने काली रिवर को बाउंड्री के तौर पे मान लिया कि ये काली रिवर जहां से फ्लो कर रही है, ये वाला मान लीजिए इंडिया का हिस्सा हो गया और ये वाला नेपाल का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब ये रिवर बाउंड्री मान ली। अब क्या हुआ, मान लीजिए रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया, अब रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है।
अब ये वाला एरिया जो वो किसका माना जाएगा, नेपाल का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। अब मान लो रिवर यहाँ से इधर इसने अपना कोर्स शिफ्ट कर लिया, तो फिर क्या मानोगे आप, कौन सा एरिया है, बाउंड्री कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि रिवर तो अपना कोर्स चेंज कर चुकी है। आप ये पढ़ना, पूरी कंट्रोवर्सीज के बारे में पढ़ना, और ऐसा सिर्फ इंडिया के साथ मतलब नेपाल के साथ नहीं है, ऐसा कई जगह आपको इवन स्टेट्स में भी ऐसा बहुत होता है, जहां पर आपने ऐसी किसी चीज को बाउंड्री मान लिया जो शिफ्ट कर रही है, तो फिर बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत होते हैं, आप कैसे रिजोल्व करोगे इसको। तो बाउंड्री डिस्प्यूट ना हो पाए इसीलिए क्या करा गया है, बाउंड्री मार्कर की यहाँ पर बात करी गई है। इवन मनुस्मृति में भी इसका रेफरेंस आपको मिलता है। अच्छा, यहाँ पे गृहपति के बारे में मेंशन है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं। ये होते हैं लैंड ओनर्स, ऑनर्स, मास्टर्स और हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड वर्कर हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस, हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है, गृहपति। Even he was also the owner of resources, land, animals, and other things that belong to the household. Sometimes the term was used as a marker of status for men belonging to the urban elite, including wealthy merchants. कई बार ये जो टर्म है वो किस लिए यूज की जाती थी, अर्बन मर्चेंट्स, व्यापारी जो होते थे, काफी पावरफुल व्यापारी, भाई उनके लिए भी ये वर्ड यूज किया जाता था, वेल्दी मर्चेंट्स के लिए। ओके, तो ये टर्म, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बी अवेयर ऑफ द टर्म्स, स्पेशली आपके लिए एडवाइस है, गुप्त एरा के अंदर जो टर्म्स यूज की जाती हैं, खास करके एग्रीकल्चर से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित, इन टर्म्स को प्लीज आप जो हैं वो ध्यान रखें, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल एलिट्स के बारे में। तो लैंड ग्रांट जो है वो पहले नहीं होती थी, बाद में इसका बहुत कल्चर बढ़ता चला गया लैंड ग्रांट्स का, उसके बारे में हम बात करते हैं। So from the early centuries of Common Era, we find grants of land being made, many of which were recorded in inscription. जमीन दान में दी जाने लगी, इसका हमें कई बार रेफरेंस डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस में मिलता है। Some of these inscriptions were on stone, but most were on the copper प्लेट। ये इंस्क्रिप्शन जैसे ये जो जमीन है ये इस राजा ने इस बंदे को दे दिया, इस ब्राह्मण को दे दिया, इस मंदिर को दे दिया, इस तरीके से लैंड ग्रांट का रेफरेंस मिलता है। कई बार ये स्टोन पे लिखा जाता था, कई बार ये कॉपर प्लेट के ऊपर लिखा जाता था, या हम आगे जाकर के इसके बारे में भी आपको पूरी वो हम पिक्चर भी देखेंगे इसके साथ में। विच वर प्रोबेबली गिवन एज अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। द रिकॉर्ड्स हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और टू ब्राह्मण्स। मतलब जो ग्रांट दी गई, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, टेम्पल को दी गई, कोई और चीज को दी गई, बुद्धिस्ट मठ को दी गई, तो वो सर्वाइव कर गई। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस ज्यादातर जो है वो संस्कृत में है। इन सम केसेस एंड स्पेशली फ्रॉम द 7th century onwards, part of the inscription was in Sanskrit while the rest of was in local language such as Tamil और तेलुगु। तो हम इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करेंगे। मतलब एक तो इंस्क्रिप्शन में ऊपर वाला हिस्सा मान लीजिए संस्कृत में लिख दिया गया, और दूसरा हिस्सा जो है वो आपकी लोकल लैंग्वेज में लिख दिया गया। जैसे आज भी होता है ना, कुछ हिस्सा मान लीजिए इंग्लिश में लिख दिया गया और बाकी हिस्से में मतलब आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, उसके अंदर लिख दिया गया। ठीक है, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आई थिंक आगे रेफरेंस आएगा इसका। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रभावती गुप्ता के बारे में। नाउ हु वाज दिस प्रभावती गुप्ता? तो जो गुप्त रूलर मैं आपको बता रही थी, गुप्त रूलर में एक बहुत ही फेमस रूलर हुए हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की बेटी है प्रभावती गुप्ता, और इनकी शादी हुई है वकाटका फैमिली के अंदर। ठीक है, वो भी उस टाइम पे रूलिंग काफी इंपॉर्टेंट जो है वो फैमिली थी। अब वो जैसे ये लोग तो मगध में रूल कर रहे थे, गुप्त तो मगध वाले बिहार वाले रीजन में थे, और जो वकट फैमिली है ये डेक्कन वाले रीजन यानी महाराष्ट्र और ये जो डेक्कन वाला रीजन है यहाँ पे रूल कर रहे थे। अब हमें एक संस्कृत लीगल टेक्स्ट मिलते हैं जिसमें ये कहा गया था कि विमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। मतलब इंडिपेंडेंट ऑनरशिप नहीं हो सकती विमेन की, ऐसी हमें लीगल टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिला है जो ये बताते हैं कि प्रभावती देवी जो है उनके पास जमीन भी थी, इवन उसने बाद में वो दान में दे दी, ग्रांट में दे दी, बट उसके पास जमीन थी। सो दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वाज अ क्वीन, वन ऑफ द फ्यू नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री। मतलब ऐसे ना
प्रभावती गुप्ता का अभी तो हमने स्टार्ट करा, बहुत ये मान के चलिए बहुत ही कम डिस्कस करा है हमने गुप्त डायनेस्टी के बारे में। बट जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रभावती गुप्ता के बारे में आपको और काफी चीज पता चलेंगी। प्रभावती गुप्ता इज वन ऑफ द वेरी फेमस क्वीन। बहुत कम ऐसी क्वीन का रेफरेंस आपको अर्ली इंडियन हिस्ट्री में देखने को मिलता है, बट वन ऑफ देम इज प्रभावती गुप्ता। एंड उनकी जो सिचुएशन है ये भी काफी एक्सेप्शनल है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लिखा गया है, जो लीगल टेक्स्ट में लिखा गया है, वो हर जगह अप्लाई नहीं होता हो। मतलब जो बात मनुस्मृति कहती है, जो बात आपकी कथाएं कहती हैं, जो बात आपकी इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, मे और मे नॉट वो हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। चेंजेस हो सकते हैं, जो चीज प्रचलित हो वैसा हो रहा हो नहीं हो रहा हो, मे और मे नॉट बी पॉसिबल। ओके, then the inscription also gives an idea about rural population. These included Brahmins and peasants as well as others who were accepted to provide a range of produce to the king or his representative. तो हमें रूरल पॉपुलेशन के बारे में भी काफी रेफरेंस मिलता है, ब्राह्मण्स पीजेंट्स के बारे में। And according to inscriptions, they would have to obey the new lord of the village, perhaps pay him all the dues. तो इसमें क्या कहा, मतलब हमें कई जगह ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं कि गांव का जो नया मुखिया होगा, अब गांव वाले उसको क्या करेंगे, जितना भी उनको टैक्स देना है मुखिया को दे देंगे। अब ये मुखिया कहाँ से आया? राजा ने क्या करा, किंग ने लैंड ग्रांट पे दे दी, ठीक है, जमीन को दान में दे दिया। ये गया मान लो पर्सन एक्स को, ये पर्सन क्या बना उस गांव का, अब क्या कहलाएगा, न्यू लॉर्ड या फिर नया मुखिया। अब गांव वाले क्या करेंगे, इस नए मुखिया को जितने भी ड्यूज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो अब इनको जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम काम करता था। लैंड ग्रांट्स सच एज दिस वन हैव बीन found in several parts of the country. There were regional variation in the size of land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land, and the rights given to donees. And the impact of land grant is the subject of heated debate among historians. मतलब लैंड ग्रांट कितनी जमीन दान में दी गई है, इसका कोई ऐसे फिक्स साइज नहीं था। हो सकता है एक छोटा सा प्लॉट दे दिया गया, हो सकता हो काफी मतलब स्क्वायर ऑफ किलोमीटर्स में आपने जमीन दान में दे दी हो। और ये लैंड ग्रांट का एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट पड़ा, हिस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसको लेकर के हिस्टोरियंस में एक मत नहीं है, काफी डिबेट चलती रहती है। कुछ लोग ये मानते हैं कि लैंड ग्रांट्स वर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग lineage to extend agriculture to new areas. Others suggest that land grants were indicative of weakening political power, as kings were losing control over their samant. अब ये जो है लैंड ग्रांट, इसको लेकर के, इसके इम्पैक्ट को लेकर के काफी व्यू पॉइंट है। कुछ ये मानते हैं लैंड ग्रांट इसलिए दी गई क्योंकि जो पॉलिटिकल पावर है वो वीक हो रही थी, राजा कमजोर हो रहा था, इसलिए राजा ने क्या करा, बेसिकली राजा के सामंत होते थे। आई होप मैंने सामंत के बारे में आपको बात करी है। जैसे मान लीजिए ये एक पूरा एम्पायर है, यहाँ पे कैपिटल सिटी है, राजा यहाँ पर बैठा है। अब ये इतना डिस्टेंस है कि राजा खुद नहीं हैंडल कर सकता, इसलिए राजा ने क्या करा, वहां के जो लोकल वो थे वहां पे सामंत बना के भेज दिए। अब ये सामंत क्या करेंगे, सामंत राजा के बिहाफ पे यहाँ पे रूल करेंगे, इनसे टैक्स वगैरह कलेक्ट करेंगे और राजा को ये टैक्स पे करेंगे। और जब भी राजा को जरूरत होगी तो राजा को ये जो आर्मी है वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हो सकता है कि राजा की इनके ऊपर कंट्रोल कम हो रही हो। अगर ये मान लो इस बंदे पर कंट्रोल कम हो गया, इस पे कंट्रोल कम हो गई, तो व्हाट विल हैपन, ये बंदा राजा से अलग हो सकता है, ये अपना इंडिपेंडेंट एम्पायर स्टैब्लिश कर सकता है। तो राजा ने हो सकता है इसके पावर को कम करने के लिए जमीनों को दान में देना शुरू कर दिया। एक तो ये रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन जो है वो ये माना गया कि हो सकता है राजा को लगा हो कि यहाँ पे मान लीजिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ एग्रीकल्चर नहीं है, तो आप ये जमीन को दान में दे दो। दान में लेने वाला बंदा हो सकता है धीरे धीरे इसको एग्रीकल्चर में यूज में लाने लगे। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, और एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, दैट वी आर नॉट वेरी श्योर। हिस्टोरियंस भी इसको लेकर के अभी एक मत नहीं है। They try to win allies by making grants of land. They also feel that kings tried to project themselves as superman. तो हमने देखा because they were losing control, they wanted to present at least a facade of power. जब आप जमीन दान में देते हो तो अब आप क्या बन गए उसके लिए, आप तो माही बाप बन गए, आपने जमीन दान में दे दी, आप तो बहुत सुप्रीम बन गए। पावर का एक फैकेड मतलब एक दिखावा या एक स्टैचू, स्टैचू भी कहना गलत होगा, एक कंट्रोल दिखाने के लिए आपने क्या करा, लैंड ग्रांट देना स्टार्ट कर दिया। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे एक्चुअल में, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट, आप मुझे कमेंट में बताना कि एक्चुअल में आपके हिसाब से जो लैंड ग्रांट्स है, पहली बात तो ये स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है, व्हाई इट स्टार्टेड,
एंड एक्चुअल में व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट। आई वॉन्ट कि आप इसको आंसर करें, और आप मान लो बिल्कुल ही आप ऐसे शाय हो, डिजिटल वर्ल्ड से नहीं कमेंट करते हो, तो एटलीस्ट खुद जरूर सर्च करो, खुद को जरूर पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लैंड ग्रांट का क्या यूज रहा, हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट हो तो। और आज के टाइम पे ना आप किसी भी फील्ड में जाते हो, कहीं भी आप करियर बनाओ, आप साइंस में करियर बना रहे हो, आप और किसी चीज में करियर बना रहे हो, कॉमर्स में, कुछ भी, आगे जा करके हो सकता है आप अपना ओवरऑल फील्ड चेंज कर लो। हिस्ट्री भी आप मान लीजिए एक डिफरेंट फील्ड से आकर के अब आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री की और पॉलिटी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बेसिक जो सोशल साइंस है। डेप्थ में नहीं पता हो, बट इतनी पता हो जिसमें आप बता पाओ कि ये चीज सही जा रही थी, ये चीज गलत जा रही थी। हिस्ट्री की एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू हम सबको होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है। अच्छा, ये प्रभावती गुप्त वाला जो है, जो मैंने कहा था ना, प्रभावती गुप्त ने एक वो मतलब जमीन दान में देती थी, उसका इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली यू कैन रीड। देन यहाँ पे ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस है ना यूपीएससी के फेवरेट होते हैं। अग्रहार, Agarhar was a land granted to a Brahmin who was usually exempted from paying land revenue and others dues to the king and was often gives the right to collect these dues from the local people. Agarhar क्या है? अब ऐसे समझिए, किंग ने लैंड डोनेट कर दी किसको? एक ब्राह्मण को। ठीक है, ये गया उस विलेज में, और उस विलेज के लोग अब क्या करेंगे, इनको जितने भी टैक्स हैं, जितने भी ड्यूज हैं, वो इनको पे करेंगे। तो क्या इनको भी राजा को पे करना पड़ेगा? नहीं। अगर हारा के केस में इनको पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब क्या बन गए, बिल्कुल टैक्स फ्री लोग बन गए। ये अग्रहारा सिस्टम है। आई होप you are enjoying history classes. Okay, so land grants provide some insights into the relationship between cultivators and the state. However, there were people who often beyond the reach of officials or samanta, pastoralists, fisher folks and hunter-gatherer, mobile or semi-sedentary artisans and shifting cultivators. Generally, such groups did not keep details record of their lives and transactions. तो हमें जिन रूलर्स ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उनके बारे में हमें पता चला। इन लोगों ने अपनी अचीवमेंट को लेकर के इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उनके बारे में हमें पता चला। इन लोगों ने बेसिकली लैंड ग्रांट्स दी, उनके थ्रू हमें चीजें पता चली। और लोकल लोगों के बारे में जो स्टोरीज फेमस थी, उन स्टोरीज से हमें काफी कुछ चीजें समझ में आई। बट अभी भी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में हम श्योरिटी से कुछ नहीं कह सकते। ऐसा तो नहीं कि सब लोग जमीन पे का मतलब सब लोग खेती ही करते थे। कुछ, इंडिया तो इतना ज्यादा है नहीं ना, इंडिया तो ज्यादातर मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले आर्टिशंस के लिए ज्यादा फेमस था। हमारी जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है दैट वाज वेरी प्रोमिनेंट। तो उन लोगों के बारे में, जो लोग शिफ्टिंग कल्चर में बिलीव रखते हैं, उनके बारे में, ट्राइबल कल्चर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड हिस्ट्री की नॉलेज हमारे पास है, और ये चीज हमें समझ में भी आती है। अच्छा, मैंने आपसे प्रॉमिस जरूर करा था कि आज हम 5th और 6th सेक्शन के बारे में बात करेंगे, बट आई नो काफी टाइम हो चुका है, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू आर इंजॉइंग द हिस्ट्री क्लासेस। तो हम कल अगेन इस बारे में बात करेंगे, विल डिस्कस द टाउन्स एंड ट्रेड। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ लेक्चर्स में, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। एंड आप खुद से भी हिस्ट्री बुक्स जब पढ़ो, एडवांस हिस्ट्री बुक्स, तो आपको हेल्प ना लेनी पड़े, काफी सारी चीजें आप खुद से समझ पाओ। तो कल शाम 6 बजे इसी टाइम पे, मतलब शाम 6 बजे वीकडेज में आपको क्लासेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और कोई डाउट आता है क्लासेस को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के, कोई कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो डेफिनेटली आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे। आपका कोई भी कंसर्न है आप रेज कर सकते हैं, कोई चीज, कोई इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपको लगता है डिबेटेबल है टॉपिक, डेफिनेटली यू कैन डिस्कस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैनल पे एक्सप्लोर करिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए है। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।